नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। एक बड़ी साजिश के तहत रूस के अंदर यूक्रेन के ड्रोन्स ने एक साथ रूस के 40 विमानों को ढेर कर दिया। इस हमले की तैयारी यूक्रेन पिछले 2 साल से कर रहा था, जिसके बाद के ड्रोन्स को पहले रूस के काफ़ी अंदर तक पहुंचाया गया। उसके बाद 40 से ज़्यादा रूसी लड़ाकू विमानों को या तो ध्वस्त कर दिया गया या वह बेकार कर दिए गए। लेकिन ऐसी ही साजिश भारत के खिलाफ भी रची गई थी, जिसके बारे में हम आपको इसी रिपोर्ट में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात रूस पर हुए हमले की। आपको बता दें कि रविवार 1 जून 2025 की तारीख रूस के लिए काला दिन बनकर इतिहास में दर्ज हो गया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन से हुए रूस पर हमले में 40 से ज़्यादा रूसी विमानों को नुकसान पहुंचा। इसमें Tu-95, Tu-22M3 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और कम से कम A-50 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग विमान भी शामिल हैं। इसमें बड़े बड़े बॉम्बर और एक खास जासूसी विमान भी शामिल था। रूस के लोग इसे पर्ल हार्बर जैसी घटना बता रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें कई रूसी हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया गया और 40 मल्टी रोल फाइटर जेट्स को हवा में उड़ने से पहले ही जमीन पर ढेर कर दिया गया। हमले का निशाना 4 प्रमुख रूसी हवाई अड्डे थे: बेलाया, डायधिकलेवो, ओलेनेवा और इवानोवो, जो रूस के सुदूर उत्तर में स्थित है। इन हमलों के लिए ना तो रूस तैयार था, ना ही उसकी सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि रूस के सुदूर उत्तर यानी 4 से 5,000 किलोमीटर अंदर उसे किसी भी हमले की अंश मात्र भी आशंका नहीं थी। यूक्रेन ने इन फर्स्ट पर्सन व्यू स्वार्म्स ड्रोन्स को रूस के अंदर तस्करी करके पहले ही हवाई अड्डों के पास तैनात कर दिया, जिससे वे सटीकता के साथ विमानों को निशाना बना सके। इस हमले में यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन स्वार्म्स का इस्तेमाल किया, जिसे पहले ही रूस के अंदर तैनात किया गया था। ये हमले रूस की सीमा के अंदर 4,000 से 5,000 किलोमीटर के अंदर तक किए गए। विशेषज्ञ इन हमलों को अभूतपूर्व बता रहे हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी SBU के एक अधिकारी ने इसे दुश्मन के पीछे तक पहुंचने की शुरुआत बताते हुए कहा कि अब रूसी विमानों की वह अनछुई स्थिति खत्म हो गई है, जो यूक्रेनी नागरिकों पर बमबारी करते थे। यूक्रेन के पास न तो इन्हें इंटरसेप्ट करने की क्षमता थी, ना ही इन्हें मार गिराने की। ऐसे में रूसी बॉम्बर अटैक फाइटर जेट आते और यूक्रेन की पहुंच से दूर रहकर भी मिसाइलों से हमला करते और दूर दूर से ही निकल जाते। इस घटना के बाद सवाल उठता है कि क्या इस तरह की रणनीति पहले भी कहीं देखी गई है या इसकी कोशिश की गई है? तो इसका जवाब है हाँ, और वह जगह थी भारत। लोगों को कम ही पता होगा कि ऐसे हमले की कोशिश भारत के अंदर हो चुकी है। भारत की जांच एजेंसी NIA की तत्परता ने उन हमलों को विफल कर दिया। इसी हमले में आरोपी शाकिब नचान ने महाराष्ट्र के आतंकवादी विरोधी दस्ते यानी ATS ने ठाणे के पडघा गांव में छापेमारी की। ये पडघा गांव बहुत महत्वपूर्ण है, यह ISI का गढ़ बन गया था। घटना मुंबई के पास पड़गा गांव में हुई, जो 2023 में एक बड़े आतंकी साजिश का केंद्र भी बन गया। मुंबई से महज 50 किलोमीटर दूर पड़गा एक छोटा सा गांव है। उसे साल 2023 तक भारत में ISIS का एक प्रमुख केंद्र बनाया जा चुका था। इस गांव को कुख्यात आतंकी शाकिब नचान ने अल शाम नाम दिया और इसे अलग शरिया कानूनों के तहत चलाने की कोशिश की। यहाँ शरिया ला ही लागू कर दिया गया था। आपको बता दें कि अल शाम जो जगह होती है वह ऐसी जगह होती है जो अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र मानते हैं और वहाँ इस्लामिक कानून का शासन होता है। इसकी कमान संभालने वाला आतंकी शाकिब नाचान पहले सिम्मी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जैसे आतंकी संगठन से जुड़कर मुंबई में कई आतंकी हमलों का अंजाम दे चुका था। इसमें मुख्य थे 2002 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाके, जिसमें 25 लोग घायल हुए। तो साल 2003 में विल्ले पार्ले और मुलुंड स्टेशनों पर धमाके में कई लोगों की जान गई थी।
इन हमलों के बाद नाचान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2017 में वह जेल से बाहर आ गया। उसने पड़घा को अपने आतंकी मंसूबों का अड्डा बना लिया। तब जाकर साल 2023 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने पड़घा में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस छापेमारी में 44 ड्रोन बरामद किए गए थे जो मुंबई पर हमले के लिए तैयार किए गए थे। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और कट्टरपंथी साहित्य भी मिला। हैरानी की बात थी कि वहां से इजरायली झंडे भी बरामद किए गए, जिससे संकेत मिलता है कि इस साजिश के पीछे बड़े और जटिल मकसद थे, जिसके ऐसे हमले होने के बाद सारा ठीकरा इजरायल के सर फोड़ा जाता। यह साफ था कि आतंकी संगठन मुंबई में एक बड़े हमले की योजना बना रहे थे, शायद 26/11 जैसे हमले से भी बड़ा, जो पूरे भारत को पंग बनाने की क्षमता रखता था। इस घटना को विस्तार से समझते हैं तो इसे यूक्रेन रूस घटनाक्रम से जोड़कर देख सकते हैं। जो निष्कर्ष आपके सामने आएंगे इसके बाद, वह आपके होश उड़ाने के लिए काफी होंगे। पड़घा की यह घटना और रूस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला एक दूसरे से कई मायनों में जुड़े हुए हैं। दोनों ही मामलों में ड्रोन्स का इस्तेमाल एक प्रमुख हथियार के रूप में किया गया। यूक्रेन ने रूस के हवाई अड्डों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स को पहले तैनात किया, ठीक वैसे ही जैसे पड़घा में आतंकियों ने ड्रोन्स को मुंबई पर हमले के लिए तैयार किया था। दोनों ही घटनाओं की रणनीति एक जैसी थी, दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर उसकी सुरक्षा को भेदकर उसके ही क्षेत्र में हमला करना। लेकिन जहां यूक्रेन अपने मकसद में कामयाब रहा, वहीं भारत ने इस साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया। यहाँ एक और समानता है, दोनों ही मामलों में हमलावरों ने दूसरे पक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाया। यूक्रेन ने रूस के हवाई अड्डों की सुरक्षा में सेज लगाई, जो शायद रूस को अजय लगते थे। वहीं पड़घा में आतंकियों ने एक शांत गांव को अपना अड्डा बनाकर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एजेंसियों की सतर्कता ने इस साजिश को नाकाम कर दिया और मुंबई को एक बड़े आतंकी हमले से बचा लिया। यूक्रेन की घटना से यह साफ होता है कि आधुनिक दौर में युद्ध में ड्रोन तकनीक कितनी अहम हो गई है। पड़घा की घटना हमें बताती है और यह याद दिलाती है कि इस तकनीक का दुरुपयोग आतंकी संगठन भी बराबर कर सकते हैं। भारत में जो हुआ वह एक चेतावनी थी कि हमें अपनी सुरक्षा को और मजबूत करना होगा, खासकर ऐसे समय में जब तकनीक तेजी से बदल रही है। यूक्रेन ने रूस को जो सबक सिखाया वह भारत के लिए भी एक सबक है। हमें हर समय सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुश्मन किसी भी रूप में कहीं से भी हमला कर सकता है। यूक्रेन के इस हमले का जवाब देने के लिए रूस ने तैयारी कर ली है। रूस ने इसके लिए अपनी आवाज से भी 10 गुना तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशानिक के जरिए बदला लेने की ठानी है। और मिसाइल ओरेशानिक के निशाने पर केवल यूक्रेन ही नहीं, बल्कि पूरा यूरोप उसके टारगेट पे आ चुका है। यूक्रेन ने गुप्त रूप से रूस में FPV यानी फर्स्ट यूजर व्हीकल वाले ड्रोन और लकड़ी के मोबाइल केबिन में पहुंचाए। ड्रोन केबिन की छतों के नीचे छिपे हुए थे, जिन्हें बाद में ट्रकों पर चढ़ाया गया। संकेत मिलते ही छतें दूर से खुल गईं और दर्जनों ड्रोन ट्रकों से सीधे लॉन्च हुए। रणनीतिक बमवर्षक विमानों पर हमला किया गया। रूस इन बमवर्षकों का बहुत उत्पादन नहीं कर सकता, ऐसे में यह नुकसान बहुत बड़ा है, ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। वहीं हमले से तिलमिलाए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस हमले का जवाब देने का मन बना लिया है। इसके लिए पुतिन ने ऑर्सोनिक वॉरहेड का चुनाव किया है, जो वॉरहेड्स धरती पर गिरने के बाद सूर्य की गर्मी जितना तापमान पैदा करते हैं, जिससे सब कुछ राख में बदल जाता है। रूस ने साफ कर दिया कि अब उसका लक्ष्य संभवतः यूक्रेन हो सकता है या उससे परे भी, यानी यूरोप भी अब निशाने पर है। हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशानिक अपनी रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से हमला करती है और गिरने के बाद 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा करती है, जिससे सब कुछ राख में बदल जाता है। यह तापमान सूर्य के तापमान के बराबर पहुंच जाता है। पुतिन ने साफ किया कि पश्चिम की कठपुतली जेलेंस्की को इसका पछतावा होगा। रूसी प्रतिक्रिया निर्दयी होगी। ओरेशानिक एक परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर हमलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो परमाणु हथियारों के बराबर ही यह तबाही मचा सकता है।
4000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ इस मिसाइल के वारहेड विस्फोटक के दायरे में सब कुछ धूल में बदल जाता है। रूस की ऑर्सनिक मिसाइल इस लिहाज से अहम है कि यह पूरे यूरोप पर हमला कर सकती है। ऐसे में यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, रक्षा विशेषज्ञ, आपका स्वागत है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल झा साहब आपसे है कि भारत में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से बहुत सारी ट्रक आते हैं, गाड़ियां व्यापार के लिए आती हैं, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, जबकि इस तरह की एक बार कोशिश हो चुकी है मुंबई के करीब? जी प्रशांत जी नमस्कार। देखिए, भारत के लिए अभी फिलहाल तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ये बहुत बड़ा वार्निंग है। ये एक ऐसी घड़ी है जिसका कि भारत सरकार को खास करके जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं भारत में मिलिट्री के, उन सबों को इससे इमीडिएट संज्ञान लेना चाहिए। और ये ड्रोन एक्टिविटी इन एंड अराउंड जो हमारे सुरक्षा संस्थान के आसपास में होते हैं, उसको एकदम इमीडिएटली उसके ऊपर में बातें लगाना चाहिए। तो सबसे पहला कदम है, इससे पहले कि मैं आगे कुछ और कहूँ। अब जैसे अभी आपने कहा, तो ये जो अभी रूस के ऊपर में जिस तरह से ये स्पाइडर वेब इस ड्रोन को कहा जाता है, इसका जो अभी अटैक हुआ था, ये पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है। देखिए, ये ड्रोन मुश्किल से 3000, 3500 या 4000 रुपए का होगा, और उस 3500-4000 से अगर आप एक F-35 स्क्वाड्रन को नॉकआउट कर सकते हैं। एक स्क्वाड में 18 जहाज होते हैं। अगर कोई इस तरह का ट्रक अगर यूएसए में या यूएसए का कोई ऐसा बेस जो कि कहीं और है, वहां पे जाके खड़ा कर दे और ऐसे 20-25 या ड्रोन को वहां पे भेज दे, तो पूरा का पूरा स्क्वाड नॉकआउट हो जाएगा। तो ये सबों के लिए चुनौती है, और इस चीज का हमें इसलिए बहुत संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी सिंपैथाइजर्स हैं, ऐसे विचारधारा के, जो कि ऐसे डिसरप्टिव गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान तो हमारा एक बहुत बड़ा प्रशंसक है, वो हमेशा हमारे ही सोच में लगा रहता है। अब बांग्लादेश को भी कहीं न कहीं ऐसी जिहादी प्रवृत्ति वहां पे भी शुरू हो गई है जो हमारे खिलाफ सोचता है। तो देखिए, ये जो चीजें हैं ना, इसके लिए एक भारत सरकार बहुत पहले से सोचती है। जब आज से 15 साल पहले जब मैं था, उन दिनों में ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, एक बड़े प्रिमिटिव रूप में थी, तब भी हमें इनका संज्ञान दिया गया था। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दो तो मैं बता दूं, ड्रोन 3 तरीके से चलते हैं। एक सबसे कॉमन है कि आपके हाथ में रिमोट है, और वो रिमोट डिसाइड करता है कि उसका दायरा कितना बड़ा होगा, कितने किलोमीटर तक वो अपने हाथ से चला सकता है। दूसरा, उसके अंदर में एक चिप होती है, उस चिप में आप उसका जो कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट उसमें भर दीजिए, लॉन्गिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड कितना है, प्रिसिजन में जाके वो ड्रोन वहीं पे गिरेगा जो उसका कोऑर्डिनेट है। और तीसरा है कि हाइब्रिड तरीका होता है कि इसमें कुछ देर तो आप उसको अपने हाथ से रिमोट से उड़ाते हैं, उसके बाद सैटेलाइट लिंक से उसको आप स्टैब्लिश करते हैं। जैसे नेटो के पास में आज काफी सारे ऐसे ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं जो कि नेटो के सैटेलाइट द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। तो ये 3 जो तरीके हैं, ये बड़े घातक हैं। सबसे पहले जैसे अभी रशिया के खिलाफ ये जो किया गया, तो आज के दिन में कोई भी ट्रक कहीं भी किसी भी एयरफोर्स स्टेशन के बाहर में आके, किसी भी आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के बाहर में आके खड़ा हो सकता है, या धीरे गति से जा सकता है। और उस धीरे गति में आप जानते हैं कि रनवे का लेंथ हमारा 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर होता है। वो धीरे धीरे जा रहा है और वहीं से वो ड्रोन उड़ते हैं। 18 ड्रोन को उड़ने में कितना समय लगेगा, और जाके वो कामिकाजे है, ये कामिकाजे मतलब आत्मघाती, वो जाके अपने एरोप्लेन से टकरा जाते हैं। और इन ऐसे जो टकराने वाले होते हैं ना, वो उसका डायरेक्ट उसका संचालन किया जाता है, कैमरा लगी होती है, उस कैमरा से चलाने वाला जो है वो उसको गाइड करता है और जाके सीधी विमान से टकराता है। तो ये बहुत घातक चीज है जो कि आज के दिन में ये स्पाइडर वेव अटैक ने दिखाया हुआ है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, क्योंकि आप किसी भी देश के सुरक्षा को एक टेररिज्म
के मार्फत से आप नॉकआउट कर सकते हैं या कम से चलिए कम उसकी कोशिश कर सकते हैं। जी और इसके दायरे में जितने सारे लोग आएंगे सिविलियंस, हमारे जानते हैं हमारे जितने एयरफोर्स के बेसिस हैं या मिलिट्री के संस्थान हैं उसके चारों ओर सिविलियंस होते हैं, काफी नजदीक में, यहाँ तक कि कहीं कहीं तो बिल्कुल आपके चलिए, बैरिकेड लेकिन के बाहर। सवाल और बड़ा है जो आप कह रहे हैं वीएन झा साहब कि हमें अपने घर के सपोलों से सतर्क रहना है। कर्नल दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, शाकिब सचान जो आतंकवादी घोषित हो चुका था, उसके बावजूद जब वह रिहा होता है तो एक गांव को अल्साम यानी सरिया कानून से चलने वाला एक इलाका घोषित कर देता है। और वहां जब रेड पड़ती है तो मालूम चलता है 44 आत्मघाती ड्रोन वहां मौजूद थे। वह किस्मत थी भारत की कि यह ड्रोन कभी भी भारत पे हमला नहीं कर पाए। लेकिन क्या असल खतरा ड्रोन से है या ऐसे सपोलों से जिनको हम पाल रहे हैं, और इनका क्या उपाय है? दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये जो रेडिकलाइज हैं या जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं सपोले, इनके अगेंस्ट तो एक प्रकार से बहुत ही सख्त इन्वेस्टिगेशन करके और इनको एक सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए जो है हमारे सिक्योरिटी तंत्र को, जो हमारा जो खुफिया तंत्र है, उनको अपनी रीच और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी ताकि इनकी एक्टिविटीज के ऊपर पूरी तरह से काबू किया जाए। दूसरी बात आ जाती है, ये जो गांव के पास, जो बॉम्बे के पास जो मिले हैं 44 ड्रोन, तो ये बॉम्बे के पास ही इन्होंने क्यों सेंटर खोला? क्योंकि बॉम्बे जो है हमारा एक कमर्शियल सेंटर है और कोई एक्टिविटीज, जब किसी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है तो पूरे वर्ल्ड का ध्यान जो है इस तरफ आकर्षित हो रहा है। तीसरी बात जो है, बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर जो है बड़ी हाई वैल्यू टारगेट्स हैं। वहां पर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, फिर हमारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और इसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन जो है वो मुंबई के आसपास की है। तो जैसा झा साहब बता रहे हैं कि अभी भारत सरकार को, मेरा मानना है कि वो ले रहे होंगे एक्शन। ये बात है कि उनकी ले रहे हैं एक्शन, एटीएस का छापा भी पड़ रहा है। दुर्भाग्य क्या है इस देश का कि यह शाकिब नचान, जिसका लिंक ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है आईएसआईएस के साथ, वह सुप्रीम कोर्ट में अर्जी फाइल कर रहा है। मतलब एक सामान्य नागरिक के अधिकारों का उपभोग कर रहा है, जबकि ऐसे लोग देशद्रोही की श्रेणी में होते हैं, आतंकवादी की श्रेणी में होते हैं। इनके साथ दूसरा ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि वह आम नागरिक के अधिकारों का यूज कर रहा है, और आज भी वह इलाका बेहद संवेदनशील है। जी देखिए साहब, ऐसा है कि जो इसने अपील की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो हमारी न्याय प्रणाली है। हमारे यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और कानून जो है उन्हीं के मुताबिक चलता है। कानून कभी भी भावनाओं का या कुछ प्रेशर के अंडर काम नहीं करेगा। तो जो उसके नागरिक के जो अधिकार हैं उसको तो वो मिलेंगे, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है या देशद्रोही है। ये जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जो है अपना इन्वेस्टिगेशन को इस ढंग से करना पड़ेगा। दिनेश शर्मा जी, क्या इनके लिए, ऐसे तत्वों के लिए कोई सैनिक अदालतें होनी चाहिए, स्टैब्लिश करनी चाहिए सुझाव के तौर पे? डॉक्टर साहब, हमारा देश जो है प्रजातंत्र है, तो हमारे यहाँ सेना का रोल जो है वो जस्टिस सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सेना का रोल, सेना का जो जस्टिस सिस्टम है वो उन्हीं लोगों के लिए लागू है जो व्यक्ति जो है सब्जेक्ट टू आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट के अंदर आ जाते हैं। सिविलियंस के लिए सेना के अंदर किसी प्रकार के भी वो अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। लेकिन जैसा मैं पहले कह रहा था कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको जो है अपना केस इतना मजबूत करके सरकार के सामने, अदालतों के सामने पेश करना चाहिए। रूस ने इस मामले को लेकर, कर्नल साहब, रूस ने इस मामले को लेकर वहां के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, उन्होंने कहा कि भारत, चीन और रूस, ये तीनों का त्रिपक्षीय तंत्र, जिसको रिक कहते हैं, उसको फिर से शुरू करने का सुझाव दिया है। यह सुझाव कितना महत्वपूर्ण होगा? जी
देखिए, अगर तो इसके अंदर से सहमति बनती है, तीनों देशों की सहमति बनती है, और लोग जो हैं अपने हितों को इस अलायंस से ऊपर रखते हैं, अगर लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाहे चाइना है या रशिया है या इंडिया है, अगर इन लोगों के ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा गौर करते हैं, तो ये अलायंस जो है ये कामयाब नहीं होगी। इन लोगों को अपने कॉमन गोल के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी इस प्रकार का अलायंस जो है वो कामयाब हो सकता है। लेकिन मेरा ये आज की तारीख में मेरा ये मानना है, जब मेरा पर्सनल व्यू है, कि चाइना कभी भी अपनी विस्तारवादी नीति को या लोन देने की नीति को, या जो उसके हमारे साथ जिस प्रकार के डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, उसने आज तक नहीं सॉल्व किए, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो हमारे किसी अलायंस के अंदर वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर भी सीरियसली या ऑनेस्टली जो है वो हमारे इंटरेस्ट की रक्षा करेगा। तो जब तक सबकी मैं आपकी बात समझ गया। हमारे साथ है ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब। झा साहब, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने कहा कि क्वाड को लेकर दावा उन्होंने किया है कि भारत व्यापार के उद्देश्य से इस गठबंधन में शामिल हुआ था, लेकिन क्वाड के सदस्य देश भारत पर सैन्य गठबंधन में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं, या उन्होंने खुलासा किया है। अगर यह बात मान ली जाए तो यह भारत के लिए अपने आप में कितनी बड़ा द्वैध वाली स्थिति है, डायलेमा की स्थिति है। चूंकि अमेरिका कभी भी यू टर्न ले लेता है, तो भारत को क्या रिक वाले गठबंधन में शामिल होना चाहिए, नए सिरे से कोशिशें करनी चाहिए, या वेट एंड वॉच की स्थिति करनी चाहिए? जी प्रसून जी, आरआईसी आज से नहीं है, वो मतलब एक दशक से ज्यादा हो गया जब से कि ये एग्जिस्ट कर रहा है जी। और आरआईसी आज के दिन में नॉन फंक्शनल क्यों है? एक ही कारण से कि चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट नीति है वो इसके ऊपर में हावी पड़ रही है। और अगर ये ब्लॉक अगर सशक्त होता, अगर चाइना, हम जब ये फॉर्म हुआ था तब भी चाइना जो था वो सबसे सशक्त कंट्री था। और आप जानते हैं ये रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे तत्कालीन, उनके इनिशिएटिव पे ये फॉर्म हुआ था। तो ये चल रहा है सब उसी दिनों से। लेकिन चाइना इसमें कहीं न कहीं उसका जो अपना इंटरेस्ट है, सेल्फ सेंट्रिक इंटरेस्ट जो है एक्सपेंशनिस्ट का, वो हावी हो रहा है, जो कि भारत अपने ऊपर नहीं होना देगा। भारत दूसरे की 1 इंच जमीन नहीं लेना चाहता है, लेकिन अपनी भी 1 इंच जमीन किसी को नहीं देना चाहता। तो ये आरआईसी की फैक्ट ये है, और इसीलिए आज के दिन में ये ब्लॉक जो है कमजोर है, क्योंकि तीनों अपने अपने जो जो सेल्फ सेंट्रिक जो इनका नीति है वो वहां कहीं ना कहीं हावी हो रहा है, खास करके चाइना का। अब आपका पहला वाला जो सवाल था कि जो जो बॉम्बे के पास में एक छोटा सा गांव था, वहां पे शरिया कानून चल रहा था। देखिए प्रसून जी, आप ये रियलाइज करके चलिए कि जहां भी मुस्लिम बाहुल होगा, जिस भी लोकेलिटी में, मैं सब डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। आप याद कीजिए केरला में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहां पे कि मुस्लिम बाहुल था, वहां से आज से 1 दशक पहले ही वहां पे शरिया कानून लागू कर दिया गया था। उस समय की सरकार में बहुत तो हो हल्ला क्या मचा था। आप मानते हैं कि कानून व्यवस्था लचर है? देखिए, कहीं ना कहीं लचर तो है ही, कानून तो लचर है ही। और एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आपको हिंट देने जा रहा हूँ, वो एक चीज समझ, आपके चैनल से पूरा देश समझ ले। आज के दिन में पूरे विश्व में एक ही ऐसा कंट्री है जहां पे कि ये इस्लामिक रेडिकलिज्म कहीं ना कहीं एक्सपेंशन नहीं हो पा रही है, कहीं कामयाब नहीं हो पा रही है, और वो एक ही देश है, और वो है चाइना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि हम भी उतने ही रिप्रेसिव बने जितना चाइना है, लेकिन ये चीज आप फैक्ट के मान के चलिए कि जो उसने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अपनाए हैं कि वहां पे रेडिकलिज्म को हवा ना मिले। तेल है, आग है, उसको अगर हवा आप ना दें तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तेल है क्या? उनकी आइडियोलॉजी। आग है क्या? आसपास के जो देश है जहाँ पे के टेररिस्ट है वो यहाँ पे पनपने जा रहे हैं, और हवा जो है वहाँ की अपनी नीति है। देखिए, चीन एक ऐसा देश है जहाँ पे के जिनजियांग जो बाहुल्य है, मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ पे 16 साल से कम के बच्चे को मस्जिद
मदरसा जाने नहीं दिया जाता है, कुरान पढ़ने नहीं दिया जाता है। हर फ्राइडे को इनका जो खुतबा होता है, उस खुतबा का जो स्क्रिप्ट होता है, वो पहले सीसीपी के जो वहाँ के लोकल लीडर हैं वो उसको स्क्रीन करते हैं, तब वो खुतबा पढ़ा जाता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो शायद हम लोग ना कर पाए, वो ये है कि वहाँ के सीसीपी के एक रिप्रेजेंटेटिव हर मुस्लिम बाहुल्य गांव में रहते हैं और वहाँ की गतिविधियों पे वो नजर रखते हैं। तो इतना सारा को तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वहां पे आप स्टेप ले सकते हैं। तो ये चीज आप मान के चलिए कि जब तक आप दो नाव में पांव रखेंगे, आपकी गति जो है वो बहुत खराब होगी। कहीं न कहीं आपको इन चाइना से ये लेसन आज पूरे विश्व को लेना चाहिए कि किस तरह से इस्लामिक रेडिकलिज्म के ऊपर में प्रभाव पड़ना चाहिए। और अंतिम में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आईसिस या अलकायदा, देखिए आज के दिन में 300 से ज्यादा जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, और इनका जो संपर्क है वो किसी एक तंजीम से नहीं है। कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई सलाफी है, कोई हनाफी है, आप सारे इनको ले लीजिए। और जितने सशक्त मुस्लिम देश हैं उन सारे देशों में या तो इसका जन्म हुआ है या वहां से पालन पोषण उसका होता है, फंडिंग उसकी वहीं से जाती है। तो सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के दिन में अगर कोई एक देश इसमें लीडरशिप लेता है, जैसे आप पाकिस्तान को ले सकते हैं, पाकिस्तान का अपने कंट्री में अपनी जमीन के उपजे 60 से ज्यादा जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें से लगभग 1.5 दर्जन जो है वो इंडिया सेंट्रिक हैं। तो ये सारी चीजें हमें इससे लेसन लेना चाहिए कि भारत में इस्लामिक रेडिकलिज्म का कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको ये सबक लेना चाहिए। आज सबसे बड़ा चीज ये हुआ है कि जो सर्वदलीय संगठन जो दल गए हैं सारी जगह में, इसमें सारे कास्ट के, इसमें सारे रिलीजन्स के लोग हैं। तो इससे एक सबक लेनी चाहिए कि देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यह समझना होगा उन लोगों को जो अपने घरों में सपोले पालते हैं। दिनेश शर्मा जी, जल्दी से आपका जवाब चाहूंगा, क्या हमें जल्द से जल्द चाइना वाली पॉलिसी अपनानी ही पड़ेगी या इसका भी कोई विकल्प है? दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब, मैं झा साहब की बातों से संतुष्ट हूं जो झा साहब ने बताया चाइना की जो पॉलिसी है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार का हमारे यहाँ पे जाति समीकरण है और जिस प्रकार की हमारे यहाँ पे राजनीति होती है, तो मुझे लगता नहीं है कि उस प्रकार की पॉलिसी जो है वो इंडिया के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अगर कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही एक शानदार पहल होगी। भारत सरकार के लिए भी इस डिबेट से एक बड़ा मैसेज है, अगर आपको ऐसे तत्वों पे रोक लगानी है, देश विरोधी तत्वों पे रोक लगानी है, आतंकियों पे नकेल कसनी है, तो आपको भी आज नहीं तो कल चाइना की स्टेट पॉलिसी, वो भी खासकर आतंकवादी, कट्टरपंथी, चरमपंथी इस्लामिक ताकतों पे ऐसे ही लगाम लगानी होगी जैसे चाइना लगाता है। और ये आपको आज नहीं शुरू किए तो कल करना ही पड़ेगा। आप दोनों चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए न्यूज के साथ।